Let's make bookmark. जून 2026 में दिल्ली सरकार ने हिंदी अकादमी के कई साहित्यिक पुरस्कारों के नाम बदलने की घोषणा की। अब पुरस्कारों के साथ विनायक दामोदर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय और विजय कुमार मल्होत्रा जैसे नाम जुड़ेंगे। सरकार ने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय स्मृति से जुड़े व्यक्तित्वों को सम्मान देने की पहल बताया। घोषणा के बाद बहस छिड़ गई। आलोचकों ने पूछा कि साहित्यिक पुरस्कारों का नाम साहित्यकारों की बजाय राजनीतिक व्यक्तित्वों के नाम पर क्यों रखा जा रहा है। विशेष रूप से सावरकर को लेकर विवाद तेज हुआ। समर्थकों का तर्क था कि इन व्यक्तित्वों ने राष्ट्र और सार्वजनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, इसलिए उन्हें सम्मानित करना स्वाभाविक है। पहली नजर में यह केवल नाम बदलने का विवाद लगता है, लेकिन जब हमने दिल्ली हिंदी अकादमी के इतिहास, उसके पुरस्कारों, प्रकाशनों, कार्यक्रमों और पिछले 4 दशकों के सम्मानित व्यक्तित्वों को खंगालना शुरू किया तो कहानी कई अधिक जटिल निकली। एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। दिल्ली हिंदी अकादमी केवल लेखकों को सम्मानित करने वाली संस्था नहीं रही है, यह ऐसी संस्था भी रही है जो तय करती है कि किन लेखकों को प्रतिष्ठा मिलेगी, किन पुस्तकों को प्रकाशित किया जाएगा, किन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंच मिलेगा और कभी-कभी किन व्यक्तियों की स्मृति को सार्वजनिक रूप से संरक्षित किया जाएगा। यहीं से इस कहानी का असली प्रश्न शुरू होता है। क्या यह सवाल केवल पुरस्कारों के नाम बदलने की कहानी है या फिर उस प्रक्रिया की जिसके माध्यम से साहित्यिक संस्थाएं समाज की सामूहिक स्मृति को आकार देती हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें पहले समझना होगा कि दिल्ली हिंदी अकादमी आखिर है क्या। दिल्ली हिंदी अकादमी की स्थापना 1981 में दिल्ली प्रकाशन द्वारा हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास तथा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। आज यह दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। अकादमी का संचालन सरकार, साहित्यकारों, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की भागीदारी से होता है। लेकिन किसी संस्था को उसके उद्देश्यों से नहीं बल्कि उसके काम से बेहतर समझा जा सकता है। आमतौर पर साहित्य अकादमी का नाम सुनते ही पुरस्कार, पुस्तकें और लेखक याद आते हैं। दिल्ली हिंदी अकादमी का दायरा इससे कई बड़ा है। इसके आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि यह पुस्तकें प्रकाशित कराती है, संगोष्ठियां आयोजित करती है, कवि सम्मेलन और नाट्य मंचन करवाती है, विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, अंतरभाषीय सम्मेलनों को बढ़ावा देती है, लोक पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंच देती है तथा संकटग्रस्त साहित्यकारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। दूसरे शब्दों में अकादमी साहित्य, भाषा और संस्कृति तीनों के बीच काम करती है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अकादमी किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देती है, किन परंपराओं को मंच देती है और समय के साथ उसकी प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं। अब अकादमी की सांस्कृतिक भूमिका पर नजर डालते हैं। दिल्ली हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान लंबे समय तक शलाका सम्मान रहा है। यह हिंदी साहित्य में जीवन पर्यंत योगदान के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान था। जब हमने पिछले 4 दशकों के प्राप्तकर्ताओं की सूची देखी तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। शलाका सम्मान की सूची में रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, कृष्ण सोबती, मनु भंडारी और नरेंद्र कोहली जैसे नाम दिखाई देते हैं। यह सूची अपने आप में हिंदी साहित्य की वैचारिक विविधता का एक छोटा सा मानचित्र लगती है, लेकिन इस सूची में कुछ अनुपस्थितियां भी दिखाई देती हैं। लगभग 2 दर्जन सम्मानित साहित्यकारों में महिलाओं की संख्या बेहद कम है। दलित साहित्य के प्रतिनिधित्व को देखें तो तस्वीर और जटिल हो जाती है। दूसरे शब्दों में शलाका सम्मान हमें हिंदी साहित्य की मुख्य धारा के उस प्रतिष्ठित संसार की झलक देता है जिसमें स्थापित लेखक, आलोचक और संपादक प्रमुख स्थान पर दिखाई देते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब हमने दिल्ली शिखर सम्मान, संतोष कोली स्मृति सम्मान और अन्य पुरस्कारों की सूची देखी तो एक अलग तस्वीर उभरने लगी। 2016-17 में दिल्ली शिखर सम्मान नूर हजीर को दिया गया, जो प्रगतिशील साहित्यिक परंपरा से जुड़ी रही हैं। उसी वर्ष संतोष कोली स्मृति सम्मान
महिला अधिकार कार्यकर्ता जगमती सांगवान को मिला, जबकि विशिष्ट योगदान सम्मान दलित साहित्यकार जयप्रकाश करदम को दिया गया। 2018-19 में कथा साहित्य के लिए शिवराज सिंह बेचैन को सम्मानित किया गया, जिनका लेखन दलित जीवन और सामाजिक बहिष्कार के अनुभवों से जुड़ा है। इसी तरह हाल के वर्षों में संतोष कोली स्मृति सम्मान ममता कालिया, मैत्री पुष्पा और अनामिका जयसी प्रमुख महिला लेखकों को दिया गया। उपलब्ध आंकड़े संकेत देते हैं कि अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों में सामाजिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर एक जैसी नहीं है। अगर दिल्ली हिंदी अकादमी केवल साहित्यिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने वाली संस्था होती तो उसके पुरस्कारों में जगमती सांगवान जैसी सार्वजनिक कार्यकर्ता या संतोष कोली जैसी राजनीतिक कार्यकर्ता की स्मृति क्यों दिखाई देती। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ऐसे नाम तक ले जाता है जिसका साहित्य से संबंध बहुत कम था, लेकिन जो इस पूरी कहानी को समझने की कुंजी बन जाता है। यह नाम है संतोष कोली, जो दिल्ली हिंदी अकादमी के पुरस्कारों की सूची देखते हुए बार बार सामने आता है और कुछ वर्षों तक अकादमी का एक प्रमुख सम्मान संतोष कोली स्मृति सम्मान के नाम से दिया जाता रहा। वे सुंदर नगरी की एक युवा कार्यकर्ता थी जो आरटीआई अभियानों, परिवर्तन आंदोलन और बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ी। 2013 में एक सड़क दुर्घटना के बाद 28 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें स्थानीय स्तर पर नागरिक अधिकारों और जवाबदेही के सवाल उठाने वाली कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि साहित्यिक संस्थाएं केवल साहित्यकारों को याद रखती हैं, लेकिन संतोष कोली का उदाहरण बताता है कि वे कभी-कभी स्मृतियों को भी संस्थागत रूप देती हैं। उनके मामले में यह स्मृति एक युवा दलित महिला कार्यकर्ता की थी जो आरटीआई आंदोलन, नागरिक भागीदारी और उस दौर की उभरती राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई थी। एक तरफ संतोष कोली है, दूसरी तरफ वे नाम हैं जो हाल में दिल्ली अकादमी के पुरस्कारों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय और विजय कुमार मल्होत्रा। पहली नजर में तो ये दोनों ही संसार अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों हमें एक ही बात की ओर ले जाते हैं कि साहित्यिक संस्थाएं केवल साहित्यकारों को नहीं बल्कि कुछ विशेष स्मृतियों और प्रतीकों को भी सार्वजनिक महत्व देती हैं। संतोष कोली एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी जिसमें आरटीआई आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति और स्थानीय स्तर की सक्रियता को महत्व दिया जा रहा था। दूसरी ओर नए नाम एक अलग ऐतिहासिक और वैचारिक परंपरा की ओर संकेत करते हैं। सावरकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बहसों के केंद्र व्यक्तित्वों में हैं। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ और एकात्म मानववाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय शिक्षा, हिंदी सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रवादी राजनीति से जुड़े रहे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के साथ साथ हिंदी कविता की दुनिया में भी एक पहचान रखते हैं। यही इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। यह केवल पुरस्कारों के नाम बदलने का मामला नहीं है, यह उन स्मृतियों और प्रतीकों के बदलने का भी मामला है जिन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्था अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक स्मृति समाप्त हो गई और उसकी जगह दूसरी स्थापित हो गई, लेकिन इतना अवश्य है कि पहले जिन व्यक्तित्वों और मूल्यों को संस्थागत रूप से याद किया जा रहा था, उनकी जगह अब अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व ले रहे हैं। शायद इसी कारण यह विवाद केवल साहित्य का विवाद नहीं रह जाता, यह उस प्रश्न का भी विवाद बन जाता है कि सार्वजनिक संस्थाएं किन व्यक्तियों, विचारों और परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत करती हैं। और इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अब हमें अकादमी की एक और भूमिका को देखना चाहिए। वह क्या प्रकाशित करती है, किन कार्यक्रमों को मंच देती है और किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देती है। दिल्ली हिंदी अकादमी के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि उसका काम केवल साहित्यिक पुरस्कार देना नहीं बल्कि संस्कृति शुरू से ही उसकी भूमिका का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। लेकिन अकादमी की फोटो गैलरी, प्रकाशनों और हाल के आयोजनों को देखने पर एक दिलचस्प प्रवृत्ति दिखाई देती है।
साहित्यिक गोष्ठियों और पुस्तक विमोचनों के साथ साथ अब भजन संध्याओं, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों और विशेष पर्वों से जुड़े कार्यक्रमों की दृश्यता भी बढ़ती हुई नजर आती है। अकादमी के कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि उन प्राथमिकताओं की झलक भी देते हैं जिन्हें किसी विशेष समय में सार्वजनिक रूप से अधिक महत्व दिया जा रहा था। और यहीं से यह कहानी अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंचती है। दिल्ली हिंदी अकादमी की कहानी की शुरुआत एक विवाद से हुई थी, लेकिन इस यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते यह विवाद कई बड़ा दिखाई देने लगता है। शुरुआत में प्रश्न था कि साहित्यिक पुरस्कारों के नाम क्यों बदले गए, लेकिन अकादमी के इतिहास, उसके पुरस्कारों, कार्यक्रमों और प्रकाशनों को देखने के बाद एक दूसरा प्रश्न सामने आता है कि आखिर हिंदी साहित्य है क्या। संतोष कोली और नए पुरस्कार नामों की बहस हमें याद दिलाती है कि नाम केवल नाम नहीं होते बल्कि वे प्रतीक भी होते हैं। हिंदी साहित्य को किसी एक विचार, एक समुदाय, एक राजनीतिक धारा या एक सांस्कृतिक परंपरा से समेटकर नहीं समझा जा सकता। उसकी ताकत उसकी विविधता में ही है और शायद यही कारण है कि दिल्ली हिंदी अकादमी को लेकर चल रही बहस अंततः पुरस्कारों के नाम से आगे जाकर एक बड़े प्रश्न में बदल जाती है कि हिंदी की कहानी कौन लिखता है और उससे भी महत्वपूर्ण हिंदी की स्मृति को कौन आकार देता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक बुकमार्क। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks